तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है अपना इलस्ट्रेशन 5 तक का डिस्कशन जो था वो कंप्लीट किया था। आज हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, स्टार्ट। और आने वाली क्लासेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही अभी होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेशन 6 से लेके इलस्ट्रेशन शायद 11 तक हमारे सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी बीच बीच में आती रहेगी, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी होगी वो हमारी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 6 यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है अपना। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आप लोग भी अपनी बुक्स में भाई खोल लेना इसको, ठीक है। और बुक नहीं है तो पीडीएफ होगा आपके पास, पीडीएफ में ओपन करके इसको देखना, साथ साथ क्वेश्चन रीड करना अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है, ठीक है। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग, मतलब समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस कराए भी नहीं जाते, ना तो स्कूल में पढ़ाते हैं, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया ना, स्कूल में भी नहीं पढ़ाते ये सब, ट्यूशंस में भी नहीं पढ़ाते ये सब, ठीक है। बट ये बेस बिल्डिंग के लिए जरूरी है। ये सब चीजें अगर पढ़ेंगे नहीं तो बेस जो है वो बनेगा नहीं, और आगे जाके फिर क्वेश्चंस में जब प्रॉब्लम आएगी, डाउट आएगा, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो भाई देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 यहाँ पे क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे मैं प्यार से आराम से क्वेश्चन को जो है रीड करूंगा, ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें गिवन है। यहाँ पे कहा गया कि आयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन मैसर्स अमित पेपर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। भाई ध्यान से देखना, उसने बोला आयूब और अमित जो है वो पार्टनर्स हैं, आयूब और अमित पार्टनर्स हैं, और फर्म का नाम बता रखा है मैसर्स अमित पेपर्स, ये फर्म का नाम बता रखा है। तो फर्म का नाम है मैसर्स अमृत पेपर्स, ठीक है, अमित नहीं था, अमृत पेपर्स, ठीक है। और आगे उसने बोला शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, इसका मतलब ये जो दो पार्टनर्स हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, ठीक है, बराबर का प्रॉफिट ये लोग आपस में बांट के चलेंगे। आगे यहाँ पे बोला गया कि फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2021। यहाँ पे हमें इनकी फर्म का ट्रायल बैलेंस गिवन है। भाई देखो, खाते किसके बनाए जाएंगे, फर्म के, ठीक है, पार्टनर के थोड़ी ना बनाए जाते हैं खाते। तो जितना भी इंफॉर्मेशन आपको, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो सारी की सारी फर्म की इंफॉर्मेशन होगी, किसी पार्टनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थोड़ी ना गिवन होगी आपको, ठीक है। हम पार्टनर की अकाउंटिंग थोड़ी ना पढ़ेंगे, फर्म की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्म से रिलेटेड हमें ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दिया गया है। अब भाई आप सभी को पता है कि ट्रायल बैलेंस में दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आता है। डेबिट साइड पे हम एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखते हैं भाई, ठीक है ना। एसेट्स डेबिट नेचर के होते हैं, एक्सपेंसेस भी डेबिट नेचर के होते हैं, लॉसेस भी डेबिट नेचर के होते हैं। तो जो एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो सब डेबिट साइड पे आएंगे। और क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा भाई, लाइबिलिटीज आएंगी, हमारी क्रेडिट नेचर की होती है लाइबिलिटीज। और क्या क्या आता है भाई क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटीज आएंगी, इनकम्स आएंगी, ठीक है। और जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स जिसको कि गेन भी बोल देते हैं हम, ठीक है। तो प्रॉफिट्स जो होंगे वो भी हमारे क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो तीन चीजें आएंगी डेबिट साइड पे, तीन चीजें आती हैं क्रेडिट साइड पे। ये हमने 11th क्लास में जो है पढ़ा था। डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स है वो या तो एसेट्स होती हैं, या एक्सपेंसेस होती हैं, या फिर वो लॉसेज होते हैं। क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज या फिर इनकम्स या फिर प्रॉफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें डेबिट साइड वाली आइटम्स भी यहाँ पे दिख रही हैं और क्रेडिट साइड वाली आइटम्स भी यहाँ पे हमें दिख रही हैं। तो एक एक करके क्या करेंगे भाई, डेबिट और क्रेडिट साइड वाले आइटम्स को जो है हम लोग रीड करेंगे। यहाँ पे देखते हैं भाई डेबिट साइड पे क्या क्या आइटम्स गिवन है और क्रेडिट साइड पे क्या क्या आइटम्स यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि मैं ना डेबिट साइड के आइटम्स को यहाँ पे रीड करूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो डेबिट साइड के आइटम पे फोकस करते हैं भाई, क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है। तो डेबिट साइड पे देखो भाई, यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 45,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद परचेजेस गिवन है 7,60,000। देन सेल्स रिटर्न गिवन है भाई, सेल्स रिटर्न डेबिट नेचर का होता है, पता ही होगा आपको, ठीक है। सेल्स क्रेडिट नेचर का होता है, सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट नेचर का होता है, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस होता है भाई, वो भी यहाँ पे गिवन है हमें। रेंट गिवन है भाई, ठीक है, एक्सपेंस होता है रेंट भी। जनरल एक्सपेंसेस गिवन है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित गिवन है, लोन बाय अमित, अमित से मतलब फर्म ने जो है अमित से लोन लिया था, तो फर्म ने अमित को ब्याज पे किया, फर्म के लिए खर्चा है, समझना ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, लोन बाय अमित, इन शब्दों पे ध्यान देना, लोन बाय अमित।
तो इसका मतलब फर्म ने अमित से लोन लिया था। और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित का मतलब कि भाई फर्म ने वो जो लोन लिया था उस पर ब्याज पे किया अमित को, ठीक है। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है ये, तो फर्म का खर्चा है भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और बाद में अभी डिस्कस करेंगे कि भाई ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, सभी खर्चों के रिस्पेक्ट में ये चीज डिस्कस करके चलेंगे। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, अभी जस्ट गो थ्रू कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। आगे यहाँ पे डेटर्स गिवन है भाई, सन्ड्री डेटर्स 2 लाख रुपए। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एसेट होता है भाई, डेबिट नेचर का होता है। कंप्यूटर्स एसेट होता है, फिक्स एसेट होता है कंप्यूटर, ठीक है, वो भी गिवन है। मशीनरी गिवन है। लोन टू अयूब, लोन टू अयूब, फर्म ने अयूब को लोन दिया, ठीक है ना। लोन टू का मतलब दिया है लोन, ठीक है। तो इसका मतलब लोन टू अयूब, हमने जो है अयूब को लोन दिया। अयूब पार्टनर था ना हमारा, अयूब और अमित 2 पार्टनर्स थे यहाँ पे, तो अयूब को लोन दिया गया, ठीक है। देखो 2 पार्टनर थे यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूं, एक था अयूब, दूसरा था अमित। तो फर्म ने जो है अयूब को लोन दिया। लोन टू अयूब का मतलब फर्म ने जो है लोन दिया है अयूब को। तो अगर फर्म लोन दे रही है पार्टनर को तो फर्म के लिए एसेट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई एसेट हुआ। जब फर्म किसी को लोन देगी तो फर्म के लिए एसेट होगा कि नहीं होगा? भाई अगर मैं किसी को लोन दूंगा तो मेरे लिए एसेट होगा ना। तो फर्म ने लोन दिया अयूब को, तो फर्म के लिए क्या है? एसेट। तो इसलिए डेबिट साइड पे शो हो रहा है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। डेबिट साइड पे एसेट्स शो होते हैं, एक्सपेंसेस शो होते हैं और लॉसेस शो होते हैं। तो ये जो लोन टू अयूब है ये क्या है? ये एसेट है, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात पे, ये एसेट है। आगे यहाँ पे कैश एट बैंक गिवन है भाई आपको, कैश एट बैंक वो भी एसेट होता है हमारा। कैश इन हैंड गिवन है, वो भी हमारा एसेट होता है, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। देन यहाँ पे ड्रॉइंग्स गिवन है। ड्रॉइंग्स जो होता है ना वो नेगेटिव कैपिटल, एक तरीके से मान लो कैपिटल में से जब पैसा निकाल लेते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। कैपिटल जो है वो क्रेडिट नेचर की होती है, वो लाइबिलिटी होती है ना बिजनेस के लिए। मैंने पढ़ा रखा है 11th क्लास में कि वो लाइबिलिटी क्यों होती है ना। तो ड्रॉइंग्स जो है वो क्या है? वो कैपिटल की रिडक्शन है। कैपिटल में से जब पैसा निकाल लिया जाता है तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। अब भाई कैपिटल में जब पैसा लगाया जाता है, जब पैसा डाला जाता है कैपिटल के अंदर, इन्वेस्टमेंट की जाती है बिजनेस में, तो कैपिटल बढ़ती है, क्रेडिट होती है। कैपिटल क्रेडिट नेचर की होती है, क्रेडिट होके बढ़ती है, डेबिट होके घटती है। और कैपिटल के घटने को ही ड्रॉइंग बोलते हैं। तो ड्रॉइंग जो है वो डेबिट नेचर की होगी ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। रिडक्शन इन कैपिटल, ठीक है ना। कैपिटल में अगर पैसा मैं डालूंगा, एडिशनल कैपिटल मान लो मैं बिजनेस में लेके आता हूं, तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या होगा? मेरा क्रेडिट होगा, ठीक है, कैपिटल बढ़ेगी तो। लेकिन अगर कैपिटल घटेगी, मतलब मैं पैसा निकाल लेता हूं, मैं ड्रॉइंग कर लेता हूं, तो उस केस में कैपिटल डेबिट होगी ना। तो ड्रॉइंग्स जो है वो क्या है? हमारा रिडक्शन इन कैपिटल, डेबिट नेचर के आइटम क्यों है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 11th क्लास में सारी चीजें डिस्कस कर रखी है, मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूं एक बार, ठीक है, सारी चीजों को। क्रेडिट साइड पे क्या क्या चीजें, देखो ये डेबिट साइड की सारी आइटम्स हमने अभी रीड की। टोटल कितना आ रहा है इन सबका भाई? 21,35,600, 21,35,600 यहाँ पे टोटल हमें डेबिट साइड का देखने को मिला। क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं भाई। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले सेल्स गिवन है भाई। सेल्स क्या है? रेवेन्यू, इनकम होती है ना हमारी, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे या तो लाइबिलिटीज आती है या इनकम्स आती है या प्रॉफिट्स आते हैं, तो सेल्स इनकम होती है भाई, रेवेन्यू होता है हमारा। परचेज रिटर्न गिवन है, ठीक है। परचेज डेबिट नेचर की होती है, परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट नेचर का होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टू अयूब, लोन टू अयूब, लोन हमने दिया था अयूब को। डेबिट साइड पे देखा था हमने लोन टू अयूब, यहाँ पे था, ये रहा लोन टू अयूब। मैंने बताया था ये एसेट है हमारे लिए। तो हमने अयूब को लोन दिया, उस पे अयूब हमें ब्याज पे कर रहा है। अयूब ने हमें ब्याज पे किया, हमारे लिए इनकम है, ठीक है। फर्म के लिए ये इनकम है। फर्म ने लोन दिया अयूब को और अयूब ने जो है ब्याज पे किया, फर्म के लिए इनकम है, इसीलिए क्रेडिट साइड पे गिवन है, ठीक है। क्रेडिट साइड पे या तो लाइबिलिटीज गिवन होती है या इनकम्स या फिर प्रॉफिट्स। तो ये इनकम है भाई, जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू अयूब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इनकम है। आगे है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है। लोन बाय अमित, भाई अमित ने हमें लोन दिया, अमित ने हमें लोन दिया, ठीक है। और उस पे हमने उसको ब्याज भी तो पे किया था, यहाँ पे था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, ठीक है। हमने ब्याज भी तो पढ़ा था उसका कि हमने उसको ब्याज दिया भी तो था। तो ये लाइबिलिटी है लोन बाय अमित, ठीक है। उस पे ब्याज भी हमने डेबिट साइड पे उसका ब्याज भी रिकॉर्ड कर रखा है भाई, हमने ब्याज दिया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है भाई। अयूब की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। अयूब ने 4 लाख रुपए का निवेश कर रखा है बिजनेस में, जबकि अमित ने कितने का कर रखा है? 3,85,000 रुपीज का जो है अमित की कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे आपको दिया गया है। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, यहाँ पे कुछ और चीजें बाद में मुझे अगर लिखनी होंगी तो काम आएगा स्पेस। तो
यहां तक की बात मुझे लगता है सबको समझ में आई होगी कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आइटम्स गिवन थी, और यहाँ का भी टोटल अगर आप देखोगे तो वही आएगा 21,35,600। इधर वाली साइड का टोटल भी सेम ही आ रहा है। डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा ट्रायल बैलेंस में मैच करता है कि नहीं करता? हाँ भाई करता है, ठीक है। तो ये आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ पे गिवन था भाई, कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम्स यहाँ पे गिवन नहीं थी। और नीचे देखते हैं भाई क्या क्या चीजें बोली गई है यहाँ पे, क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं एक बार। यहाँ पे कहा गया कि प्रिपेयर, अब देखो अब ये सवाल शुरू कर दिया उसने, अभी तो ट्रायल बैलेंस दिया था, अब वो पूछने लग गया कि क्या क्या बनाना है आपको। तो देखो ध्यान से, प्रिपेयर क्या बना के दिखाना है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, भाई साहब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है ना भाई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। और फिर उसने बोला इन द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, भाई बैलेंस शीट भी बनानी है। आफ्टर अकाउंटिंग फॉर, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर क्या लिखा है भाई, ये पढ़ लो। आफ्टर अकाउंटिंग फॉर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, तो कह रहा है भाई कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है नीचे, इन एडजस्टमेंट्स को भी कंसीडर कर लो। ऊपर ट्रायल बैलेंस गिवन है आपको, तो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स को कंबाइन करके, दोनों को कंसीडर करके क्या बनाना है आपको? फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं इस फर्म के। फर्म का नाम क्या था? फर्म का नाम था मेसर्स अमृत पेपर्स। तो मेसर्स अमृत पेपर्स की किताबों में आपको क्या बनाना है? मेसर्स अमृत पेपर की किताबों में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको बनानी है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं, एक बार रीड कर लेते हैं एडजस्टमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर जो है उसको भी हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या गिवन है भाई? स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च 2021 का। अब क्वेश्चन पढ़ के इतना तो समझ में आ ही गया ना, ये ईयर एंड कब हो रहा है, देखो इतना तो समझ आ ही गया था कि ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। इसका मतलब ये जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है ये 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा, 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा अकाउंटिंग ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा वो 2021 वाला है, 2020-21 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ना स्टॉक दिया हुआ 31 मार्च 2021। मुझे एक बात बताओ, ये स्टॉक जो हमें यहाँ पे गिवन है ये ओपनिंग वाली डेट का गिवन है या क्लोजिंग वाली डेट का? हमारा साल 31 मार्च 2021 को शुरू होगा या खत्म होगा? तो भाई खत्म होगा, यहाँ पे क्लोज होगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है कितना? 50,000 रुपये, ठीक है। हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे ना 11th क्लास में, फाइनल अकाउंट्स सोल प्रोप्राइटर के, तो वही काम तो करना है यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना करना है हमको। यहाँ पे भी तो फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, बस साथ में ना एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, क्या? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने वहां पे नहीं सीखा था, यहाँ पे वो भी बनाना है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे गिवन है, आपको याद होगा वहां पे भी क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता था 11th क्लास में, ठीक है। क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट में गिवन होता था, कभी भी ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होता था, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट में अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तो हम क्या करते थे? हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एक एंट्री पोस्ट करते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो है वो शो करते थे, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं इसको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। इसको अभी सॉल्व करेंगे तो ट्रीटमेंट पूरा बताऊंगा कि कहां पे एंट्री जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमें गिवन है भाई रेंट, रेंट इज 10,000 पर मंथ पेबल टू अयूब। वो कह रहा है भाई अयूब हमारा पार्टनर था और पार्टनर को रेंट देना है भाई 10,000 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने का पूरे साल का 1,20,000 रुपए वो कह रहा है भाई उसका रेंट बनता है। रेंट इज पेबल, शब्द पे ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? पेड नहीं लिखा, पेड होता ना तो फिर कहां दिया होता? ट्रायल बैलेंस में। जो खर्चे एक्चुअल में पे कर दिए जाते हैं वो सारे ट्रायल बैलेंस में होते हैं। ट्रायल बैलेंस कैश बेसिस पे सारी ट्रांजेक्शन्स को जो है रिकॉर्ड करके चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने कोई खर्चा पे कर रखा है ऑलरेडी, एक्सपेंस मैंने पे कर दिया, ठीक है, तो वो कहां पे मिलेगा मुझे? वो तो ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। ये वाला रेंट मैंने पे नहीं किया, तभी यहां पे उसने देखो पेबल लिखा हुआ है। पेबल मींस अभी पे नहीं किया, पेबल देना है भाई ये रेंट, ठीक है, पे करना है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है? हाँ भाई ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो रेंट पेबल टू पार्टनर जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो देखेंगे भाई इसका भी क्या करना है। तो बहुत ही आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को करेंगे, कोई भागा दौड़ी वाला काम नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है डेप्रीशिएट फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड कंप्यूटर्स एट 20% पर एनम। वो कह रहा है भाई फर्नीचर और फिक्सचर्स और जो कंप्यूटर्स हैं इन दोनों पे डेप्रीशिएशन लगाना 20% पर एनम के रेट से, 20% पर एनम के रेट से इनको डेप्रीशिएट करना है। फिर वो कह रहा है भाई मशीनरी पे 10% पर एनम का लगाना, मशीनरी पे 10% पर एनम, ठीक है।
उसके बाद उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। भाई पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। क्वेश्चन में बोल रखा है, इसका मतलब डीड बनी होगी, डीड में ये प्रोविजन लिखा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो माय बाप है भाई, क्वेश्चन में अगर कुछ बोल दिया तो वो मानना ही पड़ेगा, मतलब डीड बनी होगी। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता तो फिर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी ना देता पार्टनर को। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है? तो भाई नहीं दिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देने को बोला है। वो कह रहा है भाई इसको अलाउ करना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। तो इसका मतलब भाई डीड में लिखा होगा, ठीक है, तभी देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे बोला है भाई मैनेजर्स कमीशन इज पेबल एट 1% ऑफ नेट सेल्स। नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो, ठीक है। तो टोटल जो सेल्स होती है उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो तो नेट सेल्स आती है। वो कह रहा है नेट सेल्स का 1% जितना भी आएगा उतना हमें मैनेजर को कमीशन देनी है, मैनेजर्स कमीशन है वो हमारी, ठीक है। आगे उसने बोला पेबल है भाई, पेबल का मतलब अभी पे नहीं किया, शब्दों पे जरूर ध्यान देना। मैनेजर्स कमीशन इज पेबल, अगर पे कर रखी होती ना ऑलरेडी तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होती, ठीक है। तो एनालाइज करना सीखना है भाई क्वेश्चन को ना, देखो रट्टा नहीं मारना, यहाँ पे शब्दों को समझना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। इंटरप्रेट करना सीखना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन सीखना पड़ेगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी। आगे यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है भाई एडजस्टमेंट का? लास्ट पॉइंट ये है कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड ऑन 31 मार्च 2021। वो कह रहा है भाई जो अमित से लोन लिया गया था ना, लोन बाय अमित था जो, वो कह रहा है उसका जो ब्याज था ना वो पे कर दिया हमने कब? 31 मार्च 2021 को, साल के अंत में लास्ट डेट पे। वो कह रहा है भाई ये ब्याज पे कर दिया गया है। तो देखेंगे भाई उसका भी क्या करना है, अभी कुछ जो है नहीं पता हमको कि क्या करना है। तो ये भाई अपना क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूरा अच्छे से रीड किया है। क्वेश्चन को भाई पहले अच्छे से रीड करना होता है, समझना, इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है, और उसके बाद ही आंसर किया जा सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया ना ढंग से तो आंसर भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपको अच्छे से मुझे लगता है समझ में आया होगा कि हमें क्या क्या आइटम्स गिवन है और हमें करना क्या है। दोबारा देख लो, हमें ट्रायल बैलेंस गिवन था, डेबिट और क्रेडिट साइड गिवन थी। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे बहुत सारे एसेट्स की इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन है, लॉसेस की इन्फॉर्मेशन है। क्रेडिट साइड पे जो है बहुत सारी लाइबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन है, इनकम्स की इन्फॉर्मेशन है, और हमारा जो प्रॉफिट्स होते हैं, सॉरी प्रॉफिट्स की इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है। तो इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आ गया था। फिर उसने हमें बोला कि भाई आप लोग है ना P&L अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना के दिखाओ, क्योंकि ये तो पार्टनरशिप फर्म के खाते हैं, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप के खाते तो है नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप के खातों में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता था, बाकी सब सेम होता था। तो यहाँ पे हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना है, बस बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अगली बात उसने बोला बैलेंस शीट भी बनाओ, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सारी चीजें उसने हमसे मांगी हैं। उसने बोला कि नीचे ना कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, इन एडजस्टमेंट्स को भी कंसीडर कर लेना भाई। जब आप ये सब चीजें बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस है उसको तो कंसीडर करोगे ही करोगे, ये जो एडजस्टमेंट्स दी गई है ना इनको भी कंसीडर कर लेना। तो ठीक है भाई, कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, अब हमें इसका आंसर स्टार्ट करना है। तो भाई आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आके भाई क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट, अच्छा अकाउंटिंग किसकी किताबों में हो रही है? पार्टनर की किताबों में हो रही है या फर्म की किताबों में हो रही है? बताओ भाई, किसकी किताबों में हो रही है? फर्म की किताबों में होती है अकाउंटिंग, तो ठीक है। पार्टनर के लिए थोड़ी ना खाते बनाए जाते हैं, फर्म के लिए बनाए जाते हैं। फर्म का नाम क्या क्वेश्चन में गिवन था मुझे? हाँ भाई गिवन था, मेसर्स अमृत पेपर्स। देखो दिखाता हूं, ये देखो सबसे ऊपर यहाँ पे ये रहा, मेसर्स अमृत पेपर्स, ठीक है, इस तरीके से नाम दिया हुआ था ना। तो ये फर्म का नाम क्वेश्चन में गिवन था। तो जब मैं स्टार्टिंग करूंगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालूंगा इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत पेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई, देखो ध्यान से, इन द अरे यार थोड़ा नीचे लिख देता हूं, रुक जाओ। चलो भाई, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत पेपर्स,
इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत पेपर्स, इस तरीके से यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। और अब खाते कौन कौन से बनाने हैं भाई इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत पेपर्स, हमें अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं यहाँ पे। तो खाते यहाँ पे हमें एक तो ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, और फिर बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो इन सबके फॉर्मेट में पहले ही बना के रेडी कर लूंगा। तो देखो यहाँ पे कैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वैसे ही बनेगा जैसे 11th क्लास में हम लोग बनाते थे, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें। तो यहाँ पे बनाते हैं, जो फर्स्ट अकाउंट होगा वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट कोई खाता नहीं होता, वो तो एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, तो वो भी बनाना है हमको, मांगा गया है क्वेश्चन में। तो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत पेपर्स क्या क्या बनाना है, सबसे पहली आइटम यहाँ पे बनेगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लिखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे ना कौन से वाले साल के लिए बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, नीचे लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं भाई नीचे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये सब चीजें लिखी जाएंगी। तो यहाँ पे बनेगा भाई ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट। तो इस तरीके से ये हेडिंग डलेगी भाई यहाँ पे, ठीक है। देखो पूरा फॉर्मेट वगैरह भी मैं ढंग से बनाना सिखा रहा हूँ, तो इन चीजों को ना फोकस करना थोड़ा, इन चीजों पे कि कैसे काम करना है। हर चीज के मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये जो चीजें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, प्रेजेंटेशन जो है मतलब उसके भी मार्क्स होते हैं। तो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे ही आएंगे। प्रेजेंटेशन में अगर कमी रहेगी, मान लो पूरा क्वेश्चन सही किया बट प्रेजेंटेशन में कमी रह गई, तो वहां पे टीचर को नंबर काटने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। आप मौका दोगे तो मिलेगा ना, तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। देखो क्वेश्चन का आंसर सही है तो वेल एंड गुड, बट प्रेजेंटेशन भी सही है तो फिर तो सोने पे सुहागा, ठीक है। फिर तो नंबर पूरे ही पूरे आने, ठीक है, काटने का चांस ही नहीं मिलेगा, ठीक है। टीचर को नंबर काटने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 हमको बनाना था। यहाँ पे भाई आपको पता ही है, खाते में एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, ये रूल इस खाते में अप्लाई होता है, ठीक है। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं इस खाते के अंदर, जितने भी हमारी इनकम्स होती हैं, गेन्स होते हैं, वो सारे क्रेडिट हो जाते हैं इस अकाउंट के अंदर। तो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का खाता है। तो यहाँ पे एक डेबिट साइड बनेगी, एक क्रेडिट साइड बनेगी। तो यहाँ पे बनाते हैं भाई डेबिट साइड। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा पर्टिकुलर्स। तो वही सेम काम कर रहा हूं भाई जो 11th क्लास में करते थे। पर्टिकुलर्स अमाउंट और फिर से पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसके बाद आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इतने ज्यादा लेंथी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है सारे के सारे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स अगर आते होंगे तो क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे तो छोटी मोटी गड़बड़ी होगी और क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस है। ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया गया है कि पार्टनरशिप के खातों में किस तरीके से ये फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं पार्टनरशिप के अंदर, ये जस्ट एक आइडिया दिया गया है आपको, ठीक है। ओवरव्यू है जस्ट कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। भाई P&L अकाउंट का एक एक्सटेंशन होता है, तो वो कैसे होता है, कैसे बनता है, तो वो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। अब भाई ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट बन गया, इसके बाद मैंने बताया था हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ के, या एक काम करते हैं मैं बगल में ही बना देता हूँ, ठीक है। पता नहीं कितना स्पेस छोड़ना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। आप लोग तो जब वीडियो देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा ना देख के, तो आप लोग नीचे ही बनाना, ठीक है। ऊपर यहाँ पे बनेगा ट्रेडिंग P&L अकाउंट, उसके जब वहां पे ट्रेडिंग P&L जहाँ पे खत्म होगा उसके बाद आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट अभी मैं जैसे बनाऊंगा वैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको मतलब लाइन वाइज करना है पूरा, ठीक है, सीक्वेंस वाइज करना है। और मैं यहाँ पे बगल में ही बना दूंगा, यहाँ पे साइड में। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो जाएगा वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे भी ना हमें लिखना पड़ेगा कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन गया भाई अपना यहाँ पे फॉर्मेट। यहाँ पे एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होगी। ये भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। यहाँ पे भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स वाला रूल अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी खर्चे मतलब डेबिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएगा, डेबिट साइड बनाते हैं यहाँ पे, और जो भी अमाउंट्स होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे, अमाउंट्स, अमाउंट का कॉलम बन जाएगा यहाँ पे। देन फिर से यहाँ पे पर्टिकुलर्स, और फिर से यहाँ पे जो है अमाउंट का भी कॉलम बन जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये बन गया भाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपका फॉर्मेट। और एक और चीज यहाँ पे हमें बनानी थी, बैलेंस शीट, तो वो भी मैं यहाँ पे साइड में बना दूंगा। आप लोग जो है वो सीक्वेंस वाइज चलना, ठीक है। तो पहले सारे फॉर्मेट बना लेने, ठीक है। देखो क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले सारे फॉर्मेट बना लेने, ठीक है ना। एक एक करके नहीं बनाना कि पहले ट्रेडिंग पी एंड एल बनाया, जब वो खत्म हो जाएगा फिर जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करेंगे और लास्ट में फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। ऐसे तो गड़बड़ी होने के चांसेस रहेंगे, और ऐसे पता क्या होगा, ऐसे ना स्पीड भी कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जैसे मैं करवा रहा हूं, मैं सारे के सारे फॉर्मेट से एक साथ बना दूंगा और सारी पोस्टिंग कर दूंगा, जो जो चीजें जहां जानी चाहिए फटाफट से डाल दूंगा, ठीक है। तो वैसे आपका टाइम सेव होगा। शुरू में प्रैक्टिस में टाइम लगेगा आपको, ठीक है, समझने में टाइम लगेगा। प्रैक्टिस जब करेंगे तो शुरू में थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लेकिन जब 3-4 बार करेंगे क्वेश्चंस को तो उसके बाद इजी लगने लग जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बैलेंस शीट। और हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस इतने लेंथी क्वेश्चंस पेपर में आते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग करेंगे, क्योंकि बेस इसी से बनेगा। बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखेंगे भाई एज एट 31 मार्च 2021, ठीक है। अब मैंने ये चीज तो पहले ही लिख दी थी ना कि इन द बुक्स ऑफ अमृत पेपर्स, तो वो बार बार मैं हर खाते के ऊपर नहीं लिख रहा, ठीक है। वो टॉप ऑफ द पेज सबसे पहले मैंने वही बात लिखी थी कि इन द बुक्स ऑफ अमृत पेपर्स। तो ऑब्वियसली बात है, जितने भी खाते यहाँ पे बन रहे हैं वो सारे के सारे अमृत पेपर्स की किताबों में है। हर खाते के लिए इंडिविजुअली मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि इन द बुक्स ऑफ अमृत पेपर्स, ठीक है। एक बार जो लिख दिया ऊपर वो लिख दिया, तो बार बार मुझे नहीं लिखना कि भाई अमृत पेपर की किताबों में ये बैलेंस शीट बन रही है, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, ऐसे करके नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आएंगी लाइबिलिटीज, यहाँ पे आएंगी लाइबिलिटीज, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज आती है, आप सभी को पता होगा, और उनका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एसेट्स आएंगे भाई, एसेट्स, और यहाँ पे भाई एसेट्स का भी अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे एसेट्स के अमाउंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हमारे फॉर्मेट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से करेंगे हम अपनी स्टार्टिंग, और जो जो चीजें जहां पे जानी चाहिए वो वहां पे पोस्ट करेंगे। बट करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं ये देखूंगा कि एडजस्टमेंट किन किन चीजों की है, ठीक है, और जिन जिन चीजों की एडजस्टमेंट है, क्या वो जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीजें मुझे ट्रायल बैलेंस में गिवन है कि नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा सुनो। पहला काम क्या करना है कि एडजस्टमेंट्स देखो भाई कौन कौन सी गिवन है, और जो जो एडजस्टमेंट्स गिवन है उनसे रिलेटेड कोई आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसको टिक कर दो ट्रायल बैलेंस में जाके। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की गिवन है। भाई क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में होता ही नहीं है ना, वो तो एडजस्टमेंट में ही होता है, तो वो तो ट्रायल बैलेंस में मिलने से रहा आपको, ठीक है, उसको तो देखना ही नहीं है। आगे यहाँ पे बोला है कि रेंट इज 10,000 पर मंथ पेबल टू आयुष। भाई हमें 10,000 रुपए पर मंथ आयुष को रेंट देना था, पेबल है, दिया नहीं है अभी। जब दिया ही नहीं है अभी तो ट्रायल बैलेंस में तो मिलेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर रेंट यहाँ पे गिवन है तो रेंट यहाँ पे गिवन है, मैं रेंट को यहाँ पे टिक कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैंने रेंट को यहाँ पे टिक कर लिया भाई। रेंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट गिवन थी। उसके बाद यहाँ पे ना फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर और मशीनरी का भी एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर, मशीनरी, इन सबको भी मैंने टिक कर लिया भाई, इनको डेप्रिशिएट करना है मुझे,
तो इनकी भी एडजस्टमेंट्स गिवन है। फिर आगे बोला हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है भाई, कैपिटल के ऊपर ब्याज देना है मुझे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऊपर आपको कहीं पे भी गिवन नहीं होगा, देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं पे भी देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से आपको कोई भी चीज जो है वो गिवन नहीं होगी। हाँ कैपिटल्स गिवन है, बट कैपिटल्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का कोई लेना देना नहीं है आपस में। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, बट आपस में उनका कोई अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कोई लेना देना नहीं है कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, दोनों की जो एंट्रीज है वो अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई नाम तो आपको दिख नहीं रहा ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो आप टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो उसको भी स्किप कर दो, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक मैं नीचे टिक कर देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऊपर नहीं था, और ये भी ऊपर जो है इससे रिलेटेड भी कुछ भी नहीं था ट्रायल बैलेंस में। आगे मैनेजर्स कमीशन बोला हुआ है कि भाई वो भी देनी थी, पेबल दी नहीं है अभी, तो मैनेजर्स कमीशन के नाम से देखो डेबिट साइड पे ही मिलेगा ना खर्चे, ऑब्वियस ही बात है यार, ट्रायल बैलेंस पढ़ना तो आता ही है ना, क्रेडिट साइड पे थोड़ी ना मिलेंगे खर्चे। तो डेबिट साइड पे जाके देखो कहीं पे दिख रहा है क्या मैनेजर्स कमीशन, भाई कहीं पे भी नहीं है, देखो ध्यान से कहीं पे भी नहीं है मैनेजर्स कमीशन। तो इसको भी मैं नीचे ही टिक कर देता हूं, यहाँ पे ये भी हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं था। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, हाँ भाई ये चीज आपको ना इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित ये यहाँ पे गिवन थी, इसकी कुछ एडजस्टमेंट गिवन है तो वो देख लेंगे क्या करना है उसका, ठीक है। तो भाई बस इतना ही गिवन था, जितनी चीजें मैंने ट्रायल बैलेंस में टिक की हैं इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स नीचे गिवन थी, और कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी थी जिनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में नहीं थी, वो सिर्फ एडजस्टमेंट में ही जो इन्फॉर्मेशन है वही अवेलेबल है बस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने टिक कर लिया इन चीजों को सबको, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब ट्रायल बैलेंस में आएंगे सीक्वेंस वाइज, ध्यान से सुनना मेरी बात, सीक्वेंस वाइज जो जो चीजें जहां जहां पोस्ट होनी चाहिए उनको वहां वहां पोस्ट करेंगे सीक्वेंस वाइज। सबसे पहली आइटम क्या गिवन है मुझे बताओ, सबसे पहली आइटम है क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक, सॉरी कितना है भाई 45,000 ओपनिंग स्टॉक। अब ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है भाई 11th क्लास में। ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है मुझे बताओ, ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता था भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में आता था, डेबिट साइड पे आता था कि नहीं आता था। तो यहां पे सबसे पहली आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगी, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, और इसका अमाउंट कितना है भाई वो भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट है 45,000 45,000। तो पहली आइटम को इस तरीके से मैंने पोस्ट कर दिया, मुझे लगता है भाई सबको समझ में आया होगा। ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में मैंने डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं भाई सेकंड यहाँ पे आइटम क्या गिवन है, परचेजेस 7,60,000। तो परचेजेस कहाँ पे आता है भाई, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता था डेबिट साइड पे परचेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे टू परचेजेस नाम से एक एंट्री हम लोग जो है पोस्ट करेंगे, टू परचेजेस। और परचेजेस तो गिवन है ही है, यहाँ पे ना परचेज रिटर्न भी गिवन था। जब मैंने क्वेश्चन रीड किया था क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज रिटर्न गिवन था कि नहीं था, हाँ भाई वो भी गिवन था। तो मैं परचेजेस को ना इनर कॉलम में लिखूंगा उसमें से, क्योंकि मुझे परचेज रिटर्न भी तो लेस करना होता है। भाई ये क्या हो गया यार, चलो यहाँ पे आ जाओ। तो 7,60,000 रुपए तो यहाँ पे इनर कॉलम में लिखूंगा मैं, और इसमें से मुझे माइनस करना होता है रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। मैं रिटर्न लिख देता हूं अभी यहाँ पे सिर्फ रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना माइनस करना होता है भाई, तो देखते हैं जरा परचेज रिटर्न हमें कितना गिवन है। ये वाली ऐप खुल गई नालायक, चलो परचेज रिटर्न ये रहा भाई 10,000। 10,000 जो है वो परचेज रिटर्न था, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे आके 10,000, ये हो गया यहाँ पे 10,000 माइनस। तो कितना बचा, 7.5 लाख बचा, ठीक है। 7.5 लाख जो है वो आउटर कॉलम में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 7.5 लाख, ठीक है। तो परचेज की भी एंट्री हो गई, परचेज रिटर्न भी हमने लगे हाथ ही निपटा दिया साथ के साथ। अगली आइटम देखते हैं भाई डेबिट साइड पे और क्या क्या गिवन है। सीक्वेंस वाइज सारी चीजों को पोस्ट करना है, जिनको टिक किया है उनको छोड़ देना बस, ठीक है। अगली आइटम यहाँ पे सेल्स रिटर्न गिवन है भाई। तो सेल्स रिटर्न तो भाई सेल्स में से माइनस होता है, और सेल्स हमें यहाँ पे गिवन है, देखो सेल्स भी गिवन है 12,50,000। तो लगे हाथ जो चीज नजर आ रही है उसको पोस्ट कर दो भाई। तो यहाँ पे सेल्स जो है उसको पोस्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे बाय सेल्स। क्रेडिट साइड पे आता था ना सेल्स ट्रायल बैलेंस के अंदर, 12,50,000 इनर कॉलम में लिखूंगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब इसमें से रिटर्न भी तो माइनस करना है ना, सेल्स रिटर्न भी तो गिवन है क्वेश्चन में, तो सेल्स रिटर्न भी माइनस करेंगे यहाँ पे, तो लेस कर देंगे यहाँ पे रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अमाउंट क्या गिवन है भाई सेल्स रिटर्न का वो जरा देख लेते हैं यहाँ पे।
तो अमाउंट है यहाँ पे सेल्स रिटर्न का 25,000, ठीक है, 25,000 गिवन है। तो अरे यार ये क्या हो गया, इतना आगे कैसे चला गया मैं, दोबारा से निकालता हूँ मैं वो वाला पेज, कहाँ गया, यही है, ठीक है, 25,000, ठीक है। तो 25,000 यहाँ पे आके भाई माइनस कर देंगे 25,000, 25,000, तो यहाँ पे 12,25,000 बच जाएगा, ठीक है। 12,50,000 में से माइनस कर दूंगा 25,000, तो कितना बचेगा, 12 लाख, अरे यार ये 1 मिनट रुक जाओ, चलो अब ठीक है, 12,25,000, ठीक है। तो भाई सेल्स और सेल्स रिटर्न की पोस्टिंग भी हो गई है। नेक्स्ट आइटम देखो भाई, डेबिट साइड पे क्या क्या गिवन है, सैलरीज एंड वेजेस गिवन है भाई 1,80,000। अब देखो सैलरीज एंड वेजेस तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट खर्चा होता है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं और इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग या परचेज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, आपने नोटिंग कर रखी होगी अपनी कॉपी में, तो एक बार रिवाइज भी कर लेना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग या परचेज से रिलेटेड होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि ना तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं ना तो परचेज से रिलेटेड होते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं भाई, सेल्स से रिलेटेड तो सारे ही खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, सेल्स से रिलेटेड सारे ही खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। और खास बात यह है कि भाई जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो तो आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये आपको पता है अच्छे से, ये आप भली भांति जानते हैं, मैंने एग्जांपल्स भी आपको करा रखे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। फॉर एग्जांपल वेजेस, वेजेस जो है वो किसको दिए जाएंगे, दिहाड़ी मजदूर को, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो वेजेस तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन सैलरी जो है वो ऑफिस में बैठने वाला व्यक्ति प्राप्त करेगा, क्योंकि सैलरी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं दिया जाएगा, वो तो उसको ऑफिस में बैठने के लिए दिया जाएगा, ऑफिस में बैठ के वो काम करेगा, क्लेरिकल वर्क करेगा वो व्यक्ति, ठीक है। तो इसीलिए सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है। तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था, ठीक है। तो सैलरी एंड वेजेस तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं क्या करूंगा भाई, ट्रेडिंग अकाउंट बनता था ना ऊपर, और फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। अच्छा ये यहां से मिट गया था क्या, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए थोड़ा सा और स्पेस अभी छोड़ूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी और कितनी आइटम्स यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे देखो, इतना सारा स्पेस छोड़ दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टू सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरीज एंड वेजेस। एक मिनट भाई, यहाँ पे कहाँ गया, चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है, इस तरीके से। तो कितना अमाउंट गिवन है वो भाई देख लेते हैं पीछे से। तो यहाँ पे था भाई 1,80,000 रुपए था, तो 1,80,000 यहाँ पे डेबिट हो गया भाई, 1,80,000, 1,80,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में आते हैं। तो सैलरी एंड वेजेस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया हमने। उसके बाद रेंट जो है ना, उसको मैंने टिक कर रखा है भाई, रेंट की ना एडजस्टमेंट है, तो रेंट को अभी के लिए हम स्किप कर देंगे। आगे जनरल एक्सपेंसेस, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो भी हमारा P&L अकाउंट में आएगा। तो P&L अकाउंट में जाके यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट गिवन है भाई P&L अकाउंट में, जरा देखते हैं। P&L अकाउंट में जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा, ये है 34,400, ठीक है। तो 34,400 रुपीज यहाँ पे आ जाएंगे, 34,400, ठीक है। उसके बाद आगे जरा देखते हैं यहाँ पे आगे और क्या क्या चीजें हैं। तो भाई जनरल एक्सपेंसेस के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित है, जिसकी एडजस्टमेंट गिवन थी, मैंने टिक कर रखा है इसको, तो इसको छोड़ देंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट आइटम पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आइटम यहाँ पे है डेटर्स। अब भाई डेटर तो एसेट होता है, तो ये तो एसेट्स में जाएगा, कितना अमाउंट है 2 लाख रुपए। तो डेटर्स चला जाएगा भाई बैलेंस शीट के अंदर,
तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में चलेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम लोग, और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में एसेट साइड पे डेटर्स आ जाएगा 2 लाख रुपए, डेटर्स आ गया 2 लाख रुपए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ गया डेटर्स 2 लाख रुपए। और आगे देखते हैं भाई और क्या क्या आइटम्स गिवन है डेबिट साइड पे। भाई डेटर के बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर और मशीनरी, इन सब की एडजस्टमेंट थी डेप्रीसिएशन वाली, तो इन सबको स्किप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लोन टू अयूब, ये गिवन है लोन टू अयूब, हमने अयूब को लोन दिया तो ये तो एसेट है ना हमारा, ये तो भाई साहब एसेट है कि नहीं है, 10,000 रुपीज, तो ये तो एसेट साइड पे जाएगा बैलेंस शीट में लोन टू अयूब। तो यहां पे आ जाते हैं लोन टू अयूब, एसेट साइड पे आएगा लोन टू अयूब। देखो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली हो जाएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी। तो ये है 10,000, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ नया पढ़ाया यहाँ पे, ये तो सारा वही 11th क्लास वाले कॉन्सेप्ट से ही सारा काम हो रहा है। ठीक है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, ठीक है, कुछ भी नया तो है नहीं अभी तक। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड भी हमारे एसेट्स होते हैं, 75,000 और 15,000 यहाँ पे दिया हुआ है। कैश एट बैंक 75,000, तो यहाँ पे लिखते हैं भाई एसेट साइड पे कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 75,000, और कैश इन हैंड, ये भी तो एसेट्स है ना भाई, तो बैलेंस शीट में ही आएंगे। कैश इन हैंड कितना था, 15,000। उसके बाद ड्राइंग्स गिवन है भाई, ड्राइंग्स तो ना कैपिटल में से माइनस होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जब कैपिटल लिखेंगे तो उसमें से ड्राइंग्स को घटाएंगे। तो एक काम करते हैं यार, घटा ही देते हैं ना, एक काम करते हैं कैपिटल भी लिख देते हैं साथ के साथ, लगे हाथ। ये कैपिटल्स जो दी हुई है आयुब और अमित की, लाइबिलिटी साइड पे आती है ना कैपिटल्स, तो लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल्स, और दोनों पार्टनर के लिए अलग अलग से लिखना पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आयुब के लिए अलग से लिखूंगा और अमित के लिए अलग से। भाई आयुब की कैपिटल कितनी थी, 4 लाख रुपए थी आई थिंक। ठीक है, 4 लाख रुपए यहाँ पे दी गई है, तो इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि मुझे इसमें से ड्राइंग्स भी तो माइनस करनी है। तो 4 लाख रुपए आ गया यहाँ पे, इसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग्स। तो आयुब की ड्राइंग्स कितनी है भाई, आयुब की ड्राइंग्स कितनी है, तो देखो जाके ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आयुब की ड्राइंग्स ये है 60,000। ठीक है, 60,000 रुपीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 60,000 रुपए हमारी आयुब की जो है वो ड्राइंग्स हमें गिवन है। तो 60,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे, 60,000 माइनस कर दिया, तो नेट कितना बचा यहाँ पे, 3,40,000, वो बाहर वाले कॉलम में आ जाएगा 3,40,000। ऐसे ही जो दूसरा वाला पार्टनर था उसकी भी कैपिटल का अमाउंट यहां से देखेंगे एक बार। भाई कैपिटल का अमाउंट क्या था उसका, अमित का ये था 3,85,000। ठीक है, 3,85,000। तो यहां पे आ जाते हैं, लिखते हैं अमित की जो कैपिटल है वो 3,85,000 थी, उसमें से भी ड्राइंग्स उसकी जो थी वो माइनस करनी है हमको। तो यहां पे लिखेंगे ड्राइंग्स माइनस करेंगे, तो ड्राइंग्स यहां पे आके हमारे पास माइनस हो जाएगी। ड्राइंग्स कितनी है वैसे, तो भाई ड्राइंग्स है यहाँ पे 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000, 50,000। तो ये हमारा टोटल कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 3,35,000। नहीं, माइनस करके देख लेता हूँ, 50,000, हाँ 3,35,000 ही है। ठीक है, 3,35,000, कैलकुलेटर की आदत पड़ रखी है। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं, इस पूरे को मैं थोड़ा सा उठा के थोड़ा बाहर की तरफ लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऐसे करके, उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं इसको थोड़ा, मतलब ये वाले अमाउंट्स को भी आउटर कॉलम में लिखना है मुझे। क्यों, क्योंकि भाई इसमें ना अभी नेट प्रॉफिट ऐड होता है ना। ठीक है, कैपिटल के अंदर ऐड होता है ना नेट प्रॉफिट, तो इसलिए मैंने इसको अभी आउटर कॉलम में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इनर कॉलम में नहीं डाला उसको। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भाई लाइबिलिटी साइड पे हमारा
कैपिटल्स जो है वो आ गई हैं, ड्राइंग्स भी हमने माइनस कर दी। अब भाई ट्रायल बैलेंस में सारी की सारी आइटम्स कंसीडर हो चुकी हैं, जितनी भी आइटम्स यहाँ पे दी गई थी डेबिट साइड वाली, मतलब ठीक है, डेबिट साइड वाली जितनी भी आइटम्स थी वो सारी कंसीडर होगी, जिनको टिक किया उनको छोड़ के, ठीक है। अब क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। क्रेडिट साइड पे देखो भाई, सबसे पहले सेल्स गिवन है, सेल्स हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न गिवन है उसके बाद, वो भी हम कंसीडर कर चुके हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयूब, आयूब को जो लोन हमने दिया था उस पर हमें ब्याज मिला, ठीक है। आयूब को जो लोन हमने दिया था, एसेट था हमारा, हमने एसेट साइड पे उसकी पोस्टिंग कर रखी है ऑलरेडी। ये देखो एसेट साइड पे लोन टू आयूब नाम से यहाँ पे 10,000 दिख रहा है ना आपको, लोन टू आयूब, ठीक है, 10,000 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पोस्टिंग कर तो रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये काम हो गया है, और यहाँ पे उसका इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब भाई यहाँ पे ये तो इनकम होगी ना, देखो क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के अंदर या तो लाइबिलिटीज होती हैं, या तो इनकम्स होती हैं, या फिर प्रॉफिट होते हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयूब है, ये क्या है भाई, हमने आयूब को लोन दिया था, उस पर ब्याज मिला हमको, ये इनकम है हमारी। इनकम है तो कहाँ जाएगा, इनकम है तो कहाँ जाएगा, इनकम है तो ये जाएगा P&L अकाउंट में, ठीक है। 600 रुपए बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयूब। तो P&L अकाउंट में चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलते हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। ये रहा भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे एंट्री कर देंगे भाई, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयूब, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू आयूब। कितना था, 600 रुपए का अमाउंट था ना, तो 600 रुपए यहां पे आ जाएंगे, 600 रुपए की एंट्री हो गई यहाँ पे, ठीक है। इनकम है भाई साहब, ठीक है। तो ये वाली एंट्री भी 600 रुपए वाली भी हो गई हमारी, ठीक है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है 70,000 रुपए, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में चलते हैं भाई, लाइबिलिटी साइड पे थोड़ा स्पेस छोड़ दूंगा कैपिटल के लिए, क्योंकि उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करना है अभी। तो क्रेडिटर्स आएगा ना यहाँ पे, यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आ गया भाई यहाँ पे 70,000, सीधा आउटर कॉलम में डालेंगे इसका अमाउंट, तो ठीक है। तो यहाँ पे आएगा भाई 70,000, ठीक है। आगे देखते हैं भाई और क्या क्या आइटम्स गिवन है। क्रेडिटर्स तो हो गया, उसके बाद है लोन बाय अमित, लोन बाय अमित। अमित ने हमको लोन दिया तो हमारी उसके प्रति लाइबिलिटी है। क्रेडिट साइड पे गिवन है लाइबिलिटीज या इनकम्स या फिर प्रॉफिट्स ही तो गिवन होते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी लाइबिलिटी है भाई। लोन बाय अमित 20,000 रुपए, तो ये भी हमारा लाइबिलिटी साइड पे आएगा, लोन बाय अमित 20,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं लोन बाय अमित, लाइबिलिटी साइड पे ही लोन बाय अमित, लोन बाय अमित 20,000, ठीक है। 20,000 यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। तो देखो भाई क्रेडिट साइड की तो सारी की सारी आइटम्स कंसीडर हो गए। यहाँ पे तो किसी चीज की कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी ना, यहाँ पे तो किसी भी चीज की कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं। तो क्रेडिट साइड का तो पंगा खत्म हो गया सारा। डेबिट साइड पे कुछ कुछ आइटम्स मैंने छोड़ रखी है जिनकी एडजस्टमेंट थी, यहाँ पे टिक कर रखा है मैंने उन आइटम्स को, ठीक है। और नीचे भी कुछ आइटम्स अभी मैंने अलग से टिक कर रखी है जिनकी जो है एडजस्टमेंट है और वो ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक 50,000 गिवन है, तो एक काम करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लगे हाथ यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। 50,000 रुपए है क्लोजिंग स्टॉक, कहाँ पे एंट्री जाती है भाई, एक तो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। सारी की सारी 11th क्लास वाली चीजें तो है ये। बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000, एक तो यहाँ पे आएगा। दूसरी एंट्री बताओ भाई कहाँ पे जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की, भाई बैलेंस शीट में जाएगा स्टॉक, स्टॉक के नाम से बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा। तो स्टॉक के नाम से तो दो जगह एंट्री होती है ना सारी एडजस्टमेंट्स की, आपको पता है। तो स्टॉक आ गया यहाँ पे 50,000, 50,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, तो ये वाली एडजस्टमेंट्स तो अपनी हो गई, पहली वाली एडजस्टमेंट तो हो गई अपनी, ठीक है। अब अगली एडजस्टमेंट, अब मैं सीक्वेंस वाइज सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने सीक्वेंस वाइज सारे के सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम को डाला, जिन जिन की एडजस्टमेंट थी उनको जो है मैंने क्या कर दिया था, उनको मैंने स्किप कर दिया था। अब मैं सीक्वेंस वाइज सारी एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगली एडजस्टमेंट रेंट की है। यहाँ पे कहा गया कि आयूब को हमने, आयूब एक पार्टनर है ना, तो पार्टनर को रेंट देना था जो कि हमने नहीं दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टनर को हमने रेंट देना था तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा,
भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। वो कह रहा है कि भाई हमने ना रेंट देना है, अभी दिया नहीं है, पेबल है, पे नहीं किया अभी, तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से पे किया हो या ना किया हो उससे फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अगर पे नहीं भी किया तो रिकॉर्ड तो करूंगा कि नहीं करूंगा, हाँ भाई रिकॉर्ड तो करूंगा मैं। तो इसका मतलब ये जो रेंट का 1,20,000 का एक्सपेंस है, ये नॉर्मली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला ही खर्चा है, मतलब हमारा P&L अकाउंट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हाँ भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो P&L अकाउंट में आना चाहिए। तो जो नॉर्मली हमें रेंट दिया हुआ था ना, ऊपर देखो कितना 1,10,000, उसके अंदर ये वाला 1,20,000 भी जुड़ जाएगा जो आयूब को देना है, जो अभी आउटस्टैंडिंग रेंट है, और लाइबिलिटी साइड में जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 1,20,000, ठीक है, रेंट पेबल टू आयूब के नाम से आ जाएगा वहां पे। तो देखो कैसे करेंगे इसको। नॉर्मली हमें कितना रेंट गिवन है, देखो P&L अकाउंट में जाएगी ये एंट्री है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना रेंट, तो डायरेक्ट थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे आएगी, ऊपर तो काफी स्पेस बच गया, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, चलो ये P&L अकाउंट की ही एंट्री है, टू रेंट। ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन था भाई 1,10,000, इनर कॉलम में लिख दिया। इसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है भाई जो हमने देना है आयूब को, कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है भाई 10,000 पर मंथ था, तो मतलब 1,20,000 हो गया ना 12 महीने का। तो यहां पे आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000। तो टोटल जो होगा वो आउटर कॉलम में आ जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 2,30,000। और ये जो आउटस्टैंडिंग वाला रेंट है ये तो लाइबिलिटी है ना हमारी, हमने पे नहीं किया अभी तक, तो लाइबिलिटी साइड पे भी जाएगा। हर एडजस्टमेंट्स की 2 जगह एंट्री होती है, ये तो आपको पता ही है। तो यहां पे आ जाएगा भाई रेंट पेबल टू आयूब के नाम से, रेंट पेबल टू आयूब कितना था 1,20,000। आउटस्टैंडिंग रेंट जो था हमारा सिर्फ वही वाला तो आएगा 1,20,000, ठीक है। तो भाई ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई हमारी, सेकंड एडजस्टमेंट की भी हमने जो है एंट्री कर दी है भाई। और साथ ही साथ देखो ट्रायल बैलेंस वाली आइटम भी तो पोस्ट हो जा रही है कि नहीं हो जा रही। जो रेंट को मैंने टिक किया था वो भी तो मेरा काम हो गया, रेंट की भी पोस्टिंग साथ के साथ हो रही है ना, जैसे जैसे मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ तो जो ऊपर जो चीजें मैंने टिक कर रखी है उनकी भी पोस्टिंग साथ साथ हो जाएगी। अगली एडजस्टमेंट देखते हैं भाई, थर्ड वाली क्या है, फर्नीचर फिक्सचर कंप्यूटर और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो फर्नीचर फिक्सचर कंप्यूटर और मशीनरी ये तो सारे एसेट है, तो इन सबको तो एसेट साइड पे लिखा जाएगा। ऊपर यहाँ पे मुझे गिवन है, देखो तीनों आइटम्स गिवन है, फर्नीचर फिक्सचर भी गिवन है, कंप्यूटर भी गिवन है और मशीनरी भी गिवन है। फर्नीचर फिक्सचर कितना है भाई 50,000, कंप्यूटर कितना है 2,20,000 और मशीनरी कितना है 3 लाख। इन पे डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है भाई, फर्नीचर फिक्सचर और कंप्यूटर पे तो लगेगा 20% पर एनम पूरे साल का मतलब, और मशीनरी पे लगेगा 10% पर एनम। तो पहले फर्नीचर फिक्सचर और कंप्यूटर की बात करते हैं, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, फर्नीचर फिक्सचर 50,000 दिया हुआ है, कहां पे जाना चाहिए फर्नीचर फिक्सचर भाई एसेट साइड पे जाना चाहिए बैलेंस शीट के अंदर। तो यहां पे आ जाते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर, यहां पे लिखते हैं एसेट साइड पे आके लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर मैं शॉर्ट में फर्नीचर ही लिख रहा हूं, स्पेस कम है मेरे पास, ठीक है। कितना अमाउंट गिवन था भाई 50,000 गिवन है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उसमें से डेप्रिसिएशन भी तो घटाना है ना। डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, तो वैल्यू फॉल हो गई है, वैल्यू घट गई है तो घटा दो भाई डेप्रिसिएशन। कितना 20% है भाई, तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, 50,000 का 20% होगा 10,000। तो यहां पे लिखते हैं 10,000, तो 10,000 माइनस करके जो बचेगा 40,000 बचेगा, तो वो 40,000 आउटर कॉलम में आ गया यहाँ पे। और ये जो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है ये तो हमारा लॉस हो गया ना, फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ये कहां जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद है ना आपको 2 जगह एंट्री होती थी ना डेप्रिसिएशन की 11th क्लास में, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के नाम से यहां पे आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं इसको। तो 10,000 यहां पे आ गया, ठीक है, 10,000 यहां पे आ गया टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे भाई मशीनरी पे भी 20% लगेगा। मशीनरी जो है 3 लाख रुपए की दे रखी है यहाँ पे, मशीनरी सॉरी कंप्यूटर मशीनरी पे तो 10% है। कंप्यूटर जो है वो 2,20,000 दिया हुआ है, तो कंप्यूटर भी एसेट है। बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाके कंप्यूटर लिखेंगे, बैलेंस शीट कहां गई, बैलेंस शीट ये रही, तो यहां पे आके लिखते हैं कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर 2,20,000, 2,20,000 में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन,
डेप्रीसिएशन कितना था, 20% था, तो 2,20,000 का 20% 44,000 हो गया, 44,000। तो 2,20,000 में से माइनस कर दो, 2,20,000 में से माइनस कर देंगे 44,000, तो ये आएगा 1,76,000, 1,76,000। और ये जो 44,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ पे मैंने माइनस किया, ये कहाँ चला जाएगा भाई, ये भी P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो आ जाओ भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे आके टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, ऑन कंप्यूटर, ठीक है। एब्रीवेशन में लिख देता हूं, आप लोग एब्रीवेशन यूज मत करना, ठीक है। तो ये हो गया 44,000, ठीक है। और लास्ट आइटम एक और मशीनरी भी तो गिवन है, तो मशीनरी भी तो एसेट होता है, तो यहाँ पे मशीनरी भी आएगा। मशीनरी अमाउंट क्या था वैसे मशीनरी का, एक बार जाके देख लेते हैं। अमाउंट था 3 लाख रुपए, तो 3 लाख यहाँ पे आ गया इनर कॉलम में। और इस पे कितना डेप्रिसिएशन का रेट है भाई, 10% का है, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 10%, मतलब 3 लाख का 10% हो गया 30,000, तो 2,70,000 आउटर कॉलम में, 2,70,000 आउटर कॉलम में। और ये जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है ये कहां चला जाएगा, ये P&L अकाउंट में चला जाएगा। तो P&L अकाउंट में आ जाओ भाई, यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, शॉर्ट में लिख देते हैं 30,000, ठीक है। तो लगे हाथ जो एंट्री जहां पे जानी चाहिए थी वहां पोस्ट कर दी गई है, कोई भी टेंशन वाली बात अब तक नहीं है। आगे देखते हैं भाई, ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई अपनी, कौन सी एडजस्टमेंट थी ये, थर्ड वाली, तो थर्ड वाली भी होगी भाई। आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। भाई पार्टनर्स को हमें 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो किस पे देंगे भाई, कैपिटल पे ही तो देंगे ना, ओपनिंग कैपिटल पे देंगे। किस पे देंगे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल वो होती है जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे गिवन है 4 लाख और 3,85,000 गिवन है ओपनिंग कैपिटल। तो क्या करेंगे भाई, ये जो कैपिटल है 4 लाख और 3,85,000, इस पे 6% पर एनम का हमें इंटरेस्ट देना है। तो 4 लाख का 6% निकालेंगे, 4 लाख का 6% निकालो भाई, कितना आएगा, 24,000 आएगा। 4 लाख का 6%, तो इतना ब्याज तो हमें आयूब को देना है। आयूब को हमें 24,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। पर ऐसे ही 3,85,000 का भी अगर मैं निकाल दूं 6%, तो 23,100, 23,100 रुपीज जो है हमें अमित को जो है पे करना है, क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 23,100, ठीक है। तो जितनी जितनी उनकी कैपिटल है उसका 6%, देखो यही तो लिखा हुआ था यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। अब बात यहाँ पे ये है कि चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये खर्चा जो है ये तो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, और चार्ज अगेंस्ट, सॉरी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है यार, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले खर्चे तो कहां पे आएंगे भाई, वो तो आएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब आएगी बारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, यहां पे आएगा डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो कैसे करना है इसको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरीके से लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने लिखा उसको मैंने अंडरलाइन किया, और यहां पे मैं क्या करूंगा, दोनों पार्टनर के लिए अलग अलग से लिखूंगा, आयूब के लिए अलग ऐसे करके, और जो दूसरे वाला पार्टनर था अमित, उसके लिए यहां पे कितना कितना अमाउंट था। तो भाई 4 लाख का 6% तो आएगा 24,000 रुपए इसका आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। नीचे आप नोट बनाना, जहां पे सारे के सारे खाते बन चुके होंगे वहां पे नीचे कहीं पे नोट बनाना, और नोट बना के वहां पे लिखना कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला, तो यहाँ पे लिखना भाई आयूब का कैसे निकाला। तो आयूब के लिए आपने निकाला भाई, कैसे करके निकाला, ये आपने निकाला था, उसकी ओपनिंग कैपिटल थी 4 लाख जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, उसका 6% करके निकाला था आपने, जो कि आया था 24,000, ठीक है। ऐसे आपको निकाल के दिखाने। और अमित जो है उसका कैसे निकालेंगे, तो उसकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी थी वो देख लेते हैं भाई एक बार। तो भाई उसकी ओपनिंग कैपिटल थी 3,85,000 थी ना, हाँ भाई 3,85,000।
तो यहाँ पे आके 3,85,000 का 6% उसने बोल रखा है भाई क्वेश्चन के अंदर, तो 6% जो कि कितना होगा 3,85,000 का 6%, ये होगा 23,100। 23,100। तो ये दोनों की एंट्री अब यहाँ पे हम कर देंगे, देखो ध्यान से। तो ये हो गया 24,000 और ये हो गया 23,100, और टोटल करके इन दोनों का आउटर कॉलम में चला जाएगा 47,100। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई भाई यहाँ पे इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला खर्चा था, तो ये तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही जाना था। तो ये वाली एडजस्टमेंट भी अपनी हो गई है, कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली। अगली बात क्या करनी है भाई, मैनेजर्स कमीशन दे रखा है। मैनेजर्स कमीशन इज पेबल एट 1% ऑफ द नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो देखो मैंने अभी जो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसमें मैंने सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया था, कितना अमाउंट आया था 12,25,000। तो ये मेरा नेट सेल्स है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके 12,25,000 आया। तो 12,25,000 का अगर मैं 1% निकालूंगा 1%, तो वो आएगा 12,250। वो कह रहा है मैनेजर को ना 12,250 कमीशन देनी है हमें। मुझे बताओ मैनेजर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है? सोचो भाई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है ना, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे कहाँ पे आते हैं, वो तो P&L अकाउंट में आते हैं, वो थोड़ा ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं। तो मैनेजर्स कमीशन यहां पे आएगा, टू मैनेजर्स कमीशन। और यहाँ पे कैलकुलेशन आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी भाई, आपने कैसे निकाला। 12,25,000 आपकी नेट सेल्स थी, उसका 1% आपने किया था, तो ये अमाउंट आया था। आप कैसे ब्रैकेट में आपको लिख के दिखाना है, 12,250 आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली, अच्छा ये जो मैनेजर की कमीशन है ये हमने पे थोड़ी ना कर दी, कोई पे कर दी क्या, नहीं करी हमने पे। तो ये अभी आउटस्टैंडिंग है, मैनेजर्स कमीशन अभी आउटस्टैंडिंग है। कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा भाई। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन यहां पे आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। आप लोग एब्रीविएशन यूज मत करना, मैनेजर्स कमीशन। आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना आएगा भाई, 12,250 था, उतना ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, पे नहीं किया ना हमने अभी, तो P&L अकाउंट में अक्रूवल बेसिस के हिसाब से हमने खर्चा रिकॉर्ड भी कर लिया और लाइबिलिटी भी शो कर दिया उसको। ठीक है, तो जैसे ये रेंट पेबल टू आयूब किया था वैसे ही कर दिया, तो ये भी हो गया अपना। अब देखो आगे क्या करना है, आगे देखते हैं भाई आगे क्या करना है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा से। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, तो आ जाओ भाई यहाँ पे। तो मैनेजर्स कमीशन का भी काम हो गया। अब लास्ट में उसने बोला है कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित वाज पेड ऑन 31 मार्च 2021। अमित से जो हमने लोन लिया था वो कह रहा है उसका ब्याज हमने 31 मार्च 2021 को पे किया है, जो कि ऊपर यहाँ पे दिया हुआ था। ये रहा भाई इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित। अब भाई साल इसी साल पे किया ना, 31 मार्च 2021, इस साल से बाहर की डेट तो नहीं है ना, है ना, इसी साल पे किया है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट तो फालतू में दे रखी है पागल बनाने के लिए। मेन बात आपको ये सोचनी है जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर मैं पार्टनर से लोन देता हूं और उसको उस पर ब्याज पे करता हूं, मैं पार्टनर से मैंने लोन लिया, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया और फर्म ने उसको इंटरेस्ट पे किया, तो फर्म ने वो जो इंटरेस्ट पे किया उस लोन पे, वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो नहीं होता। तो कहां जाना चाहिए फिर वो भाई, वो तो जाना चाहिए P&L अकाउंट में। तो ये 1200 जाएंगे कहां, P&L अकाउंट में। एडजस्टमेंट तो फालतू में दे रखी है, वो कह रहा है हमने इस साल पे कर दिया, 1200 रुपए दिया हुआ है जो वो पे कर दिया हमने इस साल 31 मार्च 2021 को। तो एडजस्टमेंट तो ऐसी बेवकूफ बनाने के लिए दी हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे भाई टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अमित। वो जो 1200 रुपए दिए हुए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे, बस वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो P&L अकाउंट में आता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता वो। ठीक है, तो ये वाली आइटम भी हमारी लास्ट एडजस्टमेंट जो थी वो भी हो गई है। ठीक है, अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि भाई देखो बाकी सारी एंट्रीज की तो हमने दो जगह एंट्री की जो एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज थी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो सिर्फ एक ही जगह हुई है ना। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो एक ही जगह एंट्री हुई है, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे, और तो कहीं नहीं की। तो उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा क्यों किया?
जो एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे होते हैं क्या उनका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे नहीं जाता क्या? जो एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे होते हैं क्या उनका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे नहीं जाता क्या? तो भाई नहीं जाता, ठीक है। एप्रोप्रिएशन वाले खर्चों का जो इम्पैक्ट है वो बैलेंस शीट पे नहीं जाता, ठीक है। तो ये एक न्यू बात आपने अभी सीखी कि भाई बैलेंस शीट में कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, डुअल इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारी आइटम्स की डुअल एंट्री हुई थी, बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक एंट्री हुई जो कि हमारी कहाँ चली गई, वो चली गई हमारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हालांकि आगे जाके आप देखेंगे कि डुअल इम्पैक्ट इसका जाएगा, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट बनाना जब सिखाऊंगा ना तब बताऊंगा कि ये 2 जगह एंट्री होती है, ठीक है। होती तो है दो जगह एंट्री, बट बैलेंस शीट में नहीं जाती। वो दूसरी एंट्री जो होगी ना इसकी, वो बैलेंस शीट में नहीं जाती। वो भी हमने सीखी ही नहीं है कि दूसरी जगह कहां पे जाएगी एंट्री, कैपिटल अकाउंट में जाती है, ठीक है। तो वो अभी बनाना ही नहीं सीखा हमने, अभी उसका डिस्कशन ही नहीं किया हमने, कुछ तो सोचना ही बेकार है। हिंट मैंने आपको दे दिया कि दूसरी जगह अगर एंट्री जाएगी तो कहां जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। एक बार देख लो, जो चीजें मैंने टिक की थी वो सारी मैं पोस्ट कर चुका हूं कि नहीं कर चुका? हाँ भाई, सारी की सारी चीजें पोस्ट हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है भाई? तो अब नॉर्मली बैलेंस करना है भाई सब कुछ। बैलेंस कैसे करते हैं? तो यहां पे आ जाओ। सबसे पहले तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे हमारा जो है वो निकाल के दिखाएंगे। तो देखो यहां पे टोटल करेंगे दोनों साइड का, दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड पे 12,25,000 प्लस 50,000, 12,75,000 रुपए यहाँ पे, और यही वाला टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का तो कम है, तो बैलेंसिंग फिगर उधर की तरफ ही बचेगी। ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, मतलब ग्रॉस लॉस वाला क्वेश्चन नहीं है ये कोई। इसमें से माइनस कर दो 45,000, माइनस कर दो 7.5 लाख रुपए। इस क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आया ही नहीं। देखो 4,80,000 यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 4,80,000। और ये क्रॉस ट्रांसफर हो जाता है नीचे यहाँ पे P&L अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, पता है ना आपको, ये तो सब पढ़ा रखा है। तभी मैं बोलता था भाई रिवीजन कर लो फाइनल अकाउंट्स की। 4,80,000, ठीक है। अब इसको भी बैलेंस कर देंगे, ये जो हमारा P&L अकाउंट है, देखो पूरा P&L अकाउंट आपके सामने, ठीक है। तो इसको भी बैलेंस कर देंगे। P&L अकाउंट को कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे ऊपर वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट किया अभी। तो यहाँ पे टोटल निकालेंगे, तो टोटल भाई क्रेडिट साइड का 4,80,000 और प्लस 600, तो 4,80,600, और इसमें से सारे के सारे खर्चे माइनस कर देंगे डेबिट साइड वाले। देखते हैं भाई कितना बचता है। तो माइनस करते हैं 2,30,000, माइनस करते हैं 1,80,000, माइनस करेंगे 34,400, माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे 44,000, माइनस करेंगे 30,000, माइनस करेंगे 12,250, माइनस करेंगे 1,200। तो ये तो नेगेटिव में चला गया भाई, मतलब इधर वाली साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है यार, बैलेंस इधर बचेगा। इसमें नेट लॉस आ रहा है, मतलब 61,250 का, ठीक है। तो ये मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, 1 मिनट यार। तो टोटल मुझे उधर वाला लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं टोटल कर लेता हूं भाई दोबारा से। 2,30,000 प्लस 1,80,000, 34,400, 10,000, 44,000, 30,000, 12,250 और 1,200। तो टोटल आपका इधर आएगा, ये आएगा यहाँ पे 541850, ठीक है। उधर भी लिख देता हूँ 541850, ठीक है। और यहाँ पे बचा नेट लॉस बाय नेट लॉस। और नेट लॉस जो है ये कहां पे जाता है भाई? नेट लॉस देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे वैसे तो देखो नॉर्मली 11th क्लास तक जो मैंने पढ़ाया था, नेट लॉस कहां जाता है भाई? वो तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, है ना। नेट प्रॉफिट होता तो प्लस होता, नेट लॉस है तो माइनस। तो यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे आके माइनस कर देंगे नेट लॉस, जो कि हमारा कितना निकला था देखते हैं एक बार, 61,250। 61,250 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 61 जो है 250 वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो पहले बैलेंस शीट वाला काम निपटा देते हैं, चलो उसके बाद देखेंगे क्या करना है।
तो 3,40,000 प्लस 3,35,000, दोनों मैंने कैपिटल्स को ऐड कर लिया, उसमें माइनस कर दूंगा 61,250, तो ये आएगा 61,3750। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट में मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया, दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे यहाँ पे, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लास्ट में देखेंगे। ठीक है, उसको अलग से देखेंगे। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड का पहले मैं टोटल कर लेता हूँ भाई, कितना आता है टोटल, तो ये आ गया आपका 8,36,000। ऐसे ही एसेट साइड का भी टोटल करेंगे, 2,10,000, 75,000, 15,000, 50,000, 40,000, 1,76,000 और 2,70,000, तो ये भी आ गया 8,36,000 एकदम इक्वल। तो बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल इक्वल है, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आ जाते हैं। देखो P&L इतना करने के बाद देखो सारी चीजें समझ में आ रही है ना, कैसे कैसे मैंने किया, स्टेप्स याद रखना, पहले मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया। ठीक है, उसी सीक्वेंस में आपको खाते क्लोज करने। ठीक है, अगर सीक्वेंस बिगड़ा तो फिर दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। देखो नेट प्रॉफिट जो है वो यहां पे भी तो आएगा, सॉरी यार नेट लॉस था ना, तो यहां पे नहीं जाएगा फिर। अच्छा, फिर तो दिक्कत हो गई। ये देखो मैं एक चीज समझाता हूं आपको, देखो हमारे पास यहां पे नेट लॉस निकला, नेट लॉस निकला, और नेट लॉस निकलने का मतलब, ये क्या कर दिया यार फिर मैंने, नेट लॉस निकलने का मतलब ये है अगर लॉस होता है तो फिर तो एप्रोप्रिएशन पे ही नहीं करने हमको, फिर तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है किसी पार्टनर को। मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का कोई मकसद ही नहीं है इस क्वेश्चन में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो सारे एप्रोप्रिएशन आते हैं, और एप्रोप्रिएशन तो तब आएंगे ना जब नेट प्रॉफिट हुआ होगा हमको। यहाँ पे तो नेट लॉस हो गया ना, तो नेट लॉस हो गया तो इसका मतलब कोई भी एप्रोप्रिएशन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी एप्रोप्रिएशन यहाँ पे नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी नहीं, इसका मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनेगा इसका मतलब। ठीक है, एक बार मैं ना चेक कर लेता हूँ कि मेरे से कोई गड़बड़ ना हो गई हो, एक बार मैं मैच कर लेता हूँ अपना आंसर। ठीक है, यहाँ पे 4,80,000 एकदम ठीक है। नेट लॉस निकला है कि नहीं निकला बस इतना देख लेते हैं एक बार, बाकी तो सब ठीक किया हुआ। अरे यार इसका तो प्रॉफिट आ रहा है यार, 4,80,000 में से इसका तो 48,750 का प्रॉफिट कैसे आ गया ये। एक मिनट रुक जाओ यार, मैं दोबारा से कैलकुलेशन करूं क्या, मुझे लग ही रहा था मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी होगी। एक मिनट रुको, दोबारा से मैं कैलकुलेशन करता हूं जरा। रेंट वाली एंट्री में तो नहीं गड़बड़ करी, रेंट वाली एंट्री एकदम सही है क्या। अरे एक मिनट, एक मिनट, रेंट वाली एंट्री में ही गड़बड़ कर रखी है मैंने। रेंट इज 10,000 पर मंथ पेबल टू आयुष, इसने बोला था। अच्छा देखो भाई एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, रेंट वाली एंट्री में गड़बड़ हुई है। ठीक है, गड़बड़ क्या हुई है, ये जो रेंट दिया हुआ था ना 1,10,000, ये पूरा आयुष को ही पे करना था हमने, और किसी को थोड़ी ना पे करना था। मैंने ये सोच लिया कि यार किसी और को भी रेंट पे किया होगा हमने शायद 1,10,000 रुपए, तो पूरा ही 1,10,000 ये हमने आयुष को पे किया था। ध्यान से समझना बात, टोटल उसको कितना देना था, 10,000 पर मंथ देना था, तो 12 महीने में कितना हुआ, 1,20,000 हुआ ना। हम कितना दे चुके हैं, देखो ट्रायल बैलेंस में जितना लिखा उतना तो दे चुके हैं हम, मतलब 1,10,000 दे चुके हैं, 1,20,000 में से 1,10,000 दे चुके हैं, तो कितना बच गया, सिर्फ 10,000 ही तो आउटस्टैंडिंग बच गया था ना। तो गलती ये हो गई कि यहाँ पे मुझे लिखना था 10,000 आउटस्टैंडिंग, जबकि मैंने पूरा ही लिख दिया 1,20,000 ये। ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो छोटी छोटी सी मिस्टेक अगर हुई तो दिक्कत हो जाएगी। 10,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो ध्यान देना जो रेंट वहां पे दिया हुआ था वो पूरा हमने आयूब को ही तो देना था ना, और 1,10,000 दे चुके हैं। टोटल हमें 10,000 पर मंथ देना था, 1,20,000 देना था, तो 1,10,000 दे चुके हैं, तो 10,000 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा ये। अभी इसका टोटल मैं दोबारा से कर लूंगा, तो इसका इंपैक्ट तो फिर बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में जाके, बैलेंस शीट में यहाँ पे भी तो 10,000 हो जाएगा ये रेंट। ठीक है, ये वाला रेंट जो है ये 10,000 हो जाएगा। इसको मैं अभी यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं भाई
1000। बैलेंस शीट का टोटल भी चेंज हो जाएगा, टोटल भी मैं दोबारा करूंगा बैलेंस शीट का यहाँ पे। तो एक छोटी सी गलती की वजह से देखो कितना ज्यादा पंगा हो जाता है, पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ की और पूरा हर जगह इंपैक्ट आ गया उसका। अब क्या करना है, अब ये नेट लॉस नहीं निकलेगा, अब तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट आएगा तो फिर तो हमें एप्रोप्रिएशन भी पे करने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री जो मैंने कर रखी थी वो करनी है इसका मतलब। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका टोटल दोबारा करेंगे, ये टोटल चेंज हो जाएगा। तो हो गया लगभग क्वेश्चन हमारा अब सॉल्व। तो एक गलती की वजह से काम बढ़ गया, तो यहाँ पे आ जाते हैं, दोबारा से टोटलिंग करनी पड़ेगी मुझे। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, अब निकलेगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलेगा। और बैलेंस शीट में जो नेट लॉस माइनस किया था उसकी जगह नेट प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, वहां पे भी गड़बड़ हो गई। तो 480600 यहाँ पे आ गया, 480600 यहाँ पे आ गया। और सारे जो डेबिट साइड में खर्चे हैं ये माइनस कर देता हूँ मैं, 1,20,000, 1,80,000, 34,400, 10,000, 44,000, 30,000, 12,250 और 1,200। तो यहाँ पे 48,750 का नेट प्रॉफिट आएगा, जो कि हमारा बैलेंस शीट में जाके ऐड होगा। तो देखते रहना भाई क्या क्या चीजें कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ये जो नेट लॉस था उसकी जगह नेट प्रॉफिट लिखेंगे। अब नेट प्रॉफिट आएगा 48,750, तो ये अमाउंट पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऐड कर देते हैं भाई साहब। तो छोटी सी मिस्टेक की वजह से इतना काम बढ़ गया भाई, नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया 48,750। और इसका टोटल करते हैं तो 3,40,000 आयुब की कैपिटल थी, 3,35,000 जो है अमित की, और 48,750 ऐड कर देते हैं उसमें, तो ये होगा 723,750। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं दोबारा, ठीक है। अब मैच तो करेगा ही करेगा, टोटल तो मैच करेगा ही करेगा, ठीक है, बैलेंस शीट का। तो देखो गलती होने के बाद भी टोटल मैच कर गया था बैलेंस शीट का, देख रहे हो भाई। तो ये मत सोचना कि बैलेंस शीट मैच होगी तो हमने सारी एंट्री सही ही की होंगी, छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो पता भी नहीं चलेगी ऐसे। वो तो अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे मैच कर लिया। टोटल तो वही आएगा, 836 आ रहा था पहले भी, अभी भी उतना ही आएगा, ठीक है। चलो तो अब देखो, अब आते हैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये जो मैंने क्रॉस यहाँ पे लगा रखे हैं इनको मुझे हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊंगा, कोशिश करते हैं, हटे नहीं हटेगा, छोड़ो, ठीक है, रहने दो। तो ये एंट्रीज ऐसी आएंगी यहाँ पे, देखो भाई मैं क्रॉसेस को नहीं हटा रहा, ये एंट्रीज आएंगी यहाँ पे, ठीक है। कुछ काटा नहीं है मैंने, ठीक है, वो अभी हट नहीं पाएगा ना, क्रॉस काटा नहीं है कुछ भी मैंने। अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, अब तो देना है ना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अब पे करने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट हुआ। तो वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांसफर होगा बाय P&L अकाउंट के नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। वो नेट प्रॉफिट जो था वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट। ध्यान से देखना, अमाउंट क्या था नेट प्रॉफिट का भाई, 48,750 था, तो वो 48,750 यहाँ पे आएगा, 48,750 यहाँ पे आएगा। और तो कोई एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे थे नहीं, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही था। तो अब क्या करना है, अब इस खाते को भी क्लोज करेंगे। देखो कैसे क्लोज करेंगे, दोनों साइड का टोटल, ज्यादा तो भाई क्रेडिट साइड वाला ही है 48,750। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे प्रॉफिट आएगा हमारे पास, डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 48,750। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है पता है ना, तो माइनस कर देते हैं भाई 47,100, तो 1,650 रुपए का डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। और डिविजिबल प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कैसे करके दिखाएंगे, देखो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे एंट्री करेंगे, टू बैलेंस ट्रांसफर्ड टू, ऐसे करके लिखेंगे, टू बैलेंस ट्रांसफर्ड टू। और नीचे यहां पे लिखेंगे आयुब्स कैपिटल अकाउंट और अमित्स कैपिटल अकाउंट, आयुब्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे लिखेंगे अमित्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में हमें बता रखा था कि पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, नहीं भी बता रखा होगा अगर तो इक्वल मानेंगे ना। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो रेशियो है वो इक्वल मानी जाती है। तो यहां पे देखो रेशियो क्या है, यहां पे बता रखा था प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली शेयर किए जाते हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, तो बता रखा था यहां पे, तो इक्वल है। तो 1650 को बराबर बराबर 1/2 1/2 बांट देंगे, 825 इसके हिस्से में आ जाएगा
और 825 इस वाले के हिस्से में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वाला फॉर्मेट जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इस क्वेश्चन में हमारा रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हो आप लोग, ठीक है। और P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का भी एक बार आपको दिखा देता हूँ पूरा का पूरा एक ही बार। देखो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे ये था आपका P&L अकाउंट। सारी एंट्रीज एक बार देख लेना ढंग से, ठीक है। जो जो समझना है पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। और बैलेंस शीट भी एक बार देख लो भाई। बैलेंस शीट जो है उसमें ये चीजें आई हैं। बैलेंस शीट में ये सारी आइटम्स जो है हमने लिखी है भाई, इसको भी ढंग से एक बार अच्छे से देख लेना। अगर कोई आइटम समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। आज की क्लास में भाई एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है वैसे, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट रह गया हो तो पूछ लेना, वैसे मुझे नहीं लगता कुछ डाउट रहा होगा। सारी की सारी चीजें हमने बहुत आराम से डिस्कस की है। लास्ट में वो रेंट वाली गलती हुई थी, उस पर ध्यान देना, ठीक है। बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी चीज में कोई दिक्कत हुई होगी। और नेक्स्ट क्लास में जो है आगे क्वेश्चंस करेंगे। इसको दोबारा करना है एक बार। होमवर्क क्या है भाई, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करना है। तो चलो जी, बाय बाय, खत्म करते हैं आज की क्लास।